नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे नक्सली हमले की। बीजापुर के तर्रेम में 3 अप्रैल को हुए पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में बड़ा खुलासा हुआ। मुठभेड़ में तेलंगाना डिवीजन के करीब 450 नक्सली शामिल थे, जो कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, जिनके पास रॉकेट लॉन्चर से लेकर इंसास राइफल जैसे आधुनिक हथियार थे, जिससे हमारे जवानों को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि इसकी पुष्टि पुलिस का कोई भी आला अधिकारी नहीं कर रहा, लेकिन पुलिस सूत्रों और घायल जवानों से बातचीत में मिली जानकारी के मुताबिक हमले में शामिल कई वर्दीधारी नक्सली, जिनकी हाइट करीब 6 फीट थी, जो छत्तीसगढ़ के नक्सलियों से काफी ज्यादा है, जिससे ये साफ हो जाता है कि मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ के बाहर के नक्सली बड़ी संख्या में शामिल थे। साथ ही इस मुठभेड़ में एक और बड़ा खुलासा हुआ कि नक्सलियों ने फोर्स की UBGL यानी कि अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर की तर्ज पर देसी BGL यानी कि बटालियन ग्रेनेड लॉन्चर इजाद किया है, जिसका उपयोग नक्सलियों ने तर्रेम में जवानों पर किया। जानकारों के मुताबिक नक्सली कैडर में अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा और उनको चलाने की ट्रेनिंग तेलंगाना डिवीजन कमेटी के नक्सलियों के पास है। तर्रेम में हुई भारी गोलीबारी इस बात को बल देती है कि मौके पर माड़वी हिड़वा की बटालियन के अलावा बाहरी नक्सली भी शामिल थे। लोगों का हथियार तो बहुत तबड़तोड़ था, यानी कहने का मतलब बहुत ज्यादा 51 मोटार है, UBGL है, तमाम सारे। सबसे पहले तो हम लोग को घायल करने वाला वही 51 मोटार UBGL से पहले घायल किए। 300 के आसपास है, जो मेन वो कमांडर इडमा है जी, उनका था बोल के बता रहे थे। सकता है उनका कम न फ्री रहा हो, तो वो काफी जो है कार्डन कर रहे थे, भारी तादाद मात्रा में थे, तो उनके पास अत्याधुनिक हथियार और खासतौर से उनमें जो देसी BGL के राउंड बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे। गोली से तो हम लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे जो UBGL के राउंड गिरने लगे तो पोजीशन हम लोगों को चेंज करना पड़ रहा था। तो वो चारों तरफ से बहुत भारी मात्रा में उनके पास था। अगर कम होता तो हम लोग थोड़ा सा वेट भी की अब खत्म हो जाएगा। सभी लोग थे सर, उसमें महिला पुरुष की डेड बॉडी भी बरामद हुई है, महिलाएं भी भाग रही थी और सब जो है वेपन के साथ वर्दियों में थे। काफी जो है डेड बॉडी उनकी गिरी हुई है, लेकिन हम लोग अपने जवानों को खींचने के चक्कर में, अपने जवानों को बाहर निकालने के चक्कर में उनकी डेड बॉडी को ध्यान नहीं दे रहे थे। हमारा काम था अपने को बचाना और अपने जवानों को बचाना। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 15 दिनों में 2 बड़ी वारदात को अंजाम देकर सरकार की सारी रणनीति को बौना कर दिया। नक्सलियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सरकार और पुलिस की तुलना में उसकी रणनीति और सूचना तंत्र काफी बेहतर है। वैसे भी मार्च से लेकर मई तक का महीना नक्सलियों के लिए बेहतर अवसर रहता है। वो इन दिनों में इसी तरह की बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। बस्तर में अब तक की सारी बड़ी घटनाएं हैं इन्हीं दिनों में हुई। अब सवाल ये उठता है कि क्या माओवादियों के खिलाफ सरकार अपनी रणनीति बदलेगी, अपने सूचना तंत्र को और मजबूत करेगी, नक्सलियों के गोरिल्ला युद्ध कौशल की तरह अपने जवानों को तैयार करेगी? मुख्यमंत्री और पुलिस के अधिकारी इस बात को खुलकर स्वीकार नहीं कर रहे कि पुलिस और फोर्स से चूक हुई है। उनका इसको लेकर एक ही तर्क है कि पुलिस और फोर्स के नक्सलियों के गढ़ तक पहुंचने से बौखलाकर नक्सली वारदात कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता सरकार पर ठोस नीति बनाकर नक्सलियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने की सलाह दे रहे हैं। लगातार आप सुकमा की तरफ से, बीजापुर की तरफ से, दंतेवाड़ा की तरफ से हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैंप स्थापित करते जा रहे हैं। नक्सली अब 40 बाई 40 वर्ग किलोमीटर में वो सिमट के रह गए हैं। उनकी बौखलाहट ये है और हमारा ऑपरेशन रुकेगा भी नहीं। जो कैंप हम 2 कैंप इस महीने में स्थापित करने वाले थे उसे भी स्थापित करेंगे। ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है कि हमारे यहाँ लगातार घटनाओं के कारण हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं, और उसके बाद भी सरकार कोऑर्डिनेशन कर क्योंकि केंद्रीय फोर्स को भी मूवमेंट कैसा करना है इसको अगर कोई तय करेगा तो राज्य की सरकार, राज्य के पुलिस फोर्स तय करेगी, और इसलिए राज्य सरकार के सही निर्णय नहीं होने के कारण हमारे जवानों की जान जा रही है। पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में लापता जवान को लेकर कई तरह की बातें हो रही। बताया जा रहा है कि जवान राकेश्वर सिंह नक्सलियों के कब्जे में है। वहीं अब खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जवान को छुड़ाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने भी जवान के परिजनों से बातचीत की, जवान के सकुशल वापस लौटाने का भरोसा भी दिलाया। वहीं सांसद रायपुर सुनील सोनी ने कहा कि नक्सलियों के कब्जे से जवान को छुड़वाने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाना चाहिए। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को
मिलजुल कर कोशिश करनी चाहिए। इधर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जवान के सुरक्षित घर लौटने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। और बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से। खमारडी थाना प्रभारी समेत 4 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। खमारडी थाने के बाकी स्टाफ की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। कोतवाली थाने की एक महिला आरक्षक भी पॉजिटिव। कबीर नगर थाने के 4 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। महिला थाना प्रभारी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो कोरोना संक्रमण का जद बढ़ता ही जा रहा है। खमारडी थाने के बाकी स्टाफ की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। कोतवाली थाने की एक महिला आरक्षक भी पॉजिटिव हुई है। कबीर नगर थाने के 4 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हैं। महिला थाना प्रभारी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग जगहों से पॉजिटिव होने की जानकारी मिलती जा रही है और खमारडी थाने की जो स्टाफ की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, लेकिन कोतवाली थाने की एक महिला आरक्षक पॉजिटिव है। गरियाबंद जिले के लिए दुख भरी खबर है कि जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ममता राठौर का निधन हो गया। आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई। नगर के लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी और शव वाहन पर पुष्प वर्षा कर तिरंगा चौक में लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। वो लोगों के लिए संघर्ष करने वाली तेज तर्रार कांग्रेसी के रूप में जानी जाती रही। जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते वो असम चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने गई हुई थी, जहां से लौटने के बाद घर पर थी। इस दौरान बीती रात उनकी तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में तकलीफ हुई। उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ देर के बाद ही उनके निधन की सूचना आ गई। जांच करने पर कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। बता दें कि सोमवार को गरियाबंद जिले में 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच दुर्ग जिले में आज से लॉकडाउन कर दिया गया। पूरे जिले में 6 से 14 अप्रैल तक कुल 9 दिनों का लॉकडाउन होगा। जिले की तमाम सीमाएं सील कर दी गई हैं। केवल ई-पास और महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए परिवहन को आने जाने की छूट है। इसके अलावा मेडिकल सुविधाएं, पेट्रोल पंप भी छूट के दायरे में है। वहीं गैस की होम डिलीवरी, दूध बांटने वालों के लिए सुबह और शाम को 1 घंटे छूट दी गई है। इस दौरान वैक्सीनेशन और कोरोना जांच चालू रहेगी। कलेक्टर और एसपी ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। लॉकडाउन का असर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दिखना शुरू हो गया है। दूसरी ओर लॉकडाउन के पहले ही दिन दूध की सेवाओं के समय बढ़ाने की मांग उठने लगी। लोगों का कहना है कि दूध बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बिना बच्चों को परेशानी हो रही है। दूध बांटने वाले अधिकतर गांव से आते हैं, जिनका समय आने जाने में ही निकल जाता है। ऐसे में लोगों तक दूध नहीं पहुंच पा रहा। वहीं पैकेट दूध की दुकानें भी करीब बंद हैं। बता दें कि लॉकडाउन में दूध का समय सुबह 6 से 7 बजे और शाम 6 से 7 बजे है। आप सभी लोग प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि इस कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए इस लॉकडाउन में आप सभी लोगों का सहयोग आवश्यक है। पहले की कोरोना महामारी में जो कि अभी स्थिति बनी हुई है, सबसे ज़्यादा तो ये ज़रूरी है कि आप बिल्कुल भी ना निकलें और लॉकडाउन का पालन करें और मास्क लगाएं। अगर आप घर पे भी हैं तो जहाँ पे अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से मास्क लगाएं। दूध के लिए समय दिया गया है मिल्क पॉइंट वालों को 6 से 7 बजे का। तो दूध का जो कंटेनर आता है, गाड़ियाँ आती है, वो 6:30 पौने 7 तक आती है। तो उसको तत्काल बांट पाना मुश्किल है, इसलिए दूध का टाइम बढ़ाना चाहिए। बिलासपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके अनुसार बिलासपुर जिले में 7 अप्रैल से 16 अप्रैल तक दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया गया। इसके साथ ही शराब दुकानों को भी इस दौरान शाम 7 बजे तक ही खोलने का आदेश कलेक्टर ने जारी किया। रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक बंद करने का आदेश है। शहर में रविवार को लगने वाले सभी बाजारों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया। बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य के ज्यादातर जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। कलेक्टर ने शहर में सभी के लिए फेस मास्क भी अनिवार्य कर दिया है। कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन न करने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश हैं। और इस वक्त बड़ी खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बैठक खत्म हुई है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव भी शामिल थे। बैठक में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर चिंता जताई गई है। बैठक में लॉकडाउन को लेकर भी बातचीत हुई है। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण ने पैर पसारा है, आंकड़ों 7,000 से ज्यादा जा रहे हैं। ऐसे में
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की बैठक थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी शामिल हुए और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम मुद्दों को लेकर इस पर चर्चा की गई है। लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा की गई है। कैसे कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोका जाए, कैसे इस चेन को ब्रेक किया जाए। तो लॉकडाउन में क्या कुछ हो सकता है, इसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। संक्रमण को कैसे रोका जाए, क्योंकि जान जाने की भी मामले जो हैं वो तेजी से बढ़े हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में कोरोना पर यह बैठक थी जो अब खत्म हो चुकी है। खबर जगदलपुर से, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। यहां एक ही दिन में 3 मरीजों की मौत हो चुकी और हर दिन ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं शहर के 3 वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। आपको बता दें कि यहां एक दिन में 90 मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 402 पहुंच गई है। बढ़ते मामलों की वजह से लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही मंदिर से लेकर अदालत तक के लिए प्रोटोकॉल जारी किया गया है। रायपुर में कोरोना का कहर जारी है। रायपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में अब तक 35 लोग कोरोना के संक्रमित हो चुके हैं। इतना ही नहीं, 2 कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले के बाद कर्मचारियों ने आरडीए कार्यालय को भी कंटेनमेंट जोन की श्रेणी में डालने की मांग की। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जिला प्रशासन ने आदेश दिया है कि जहां भी 5 से अधिक मामले सामने आएंगे उस एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, लेकिन आरडीए में ऐसा नहीं हुआ, जबकि वो एक बड़ा हॉटस्पॉट बन रहा है। जिला प्रशासन ने 24 अधिकारियों कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कार्य में अनुपस्थित और लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी किया गया। सभी को न्यू सर्किट हाउस स्थित कंट्रोल रूम में अनुपस्थिति के उचित कारण के साथ उपस्थित होने को कहा गया। आदेश की अवहेलना करने पर उनके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 और एक एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1857 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कोविड के फैलाव को रोकने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को काफी महत्वपूर्ण हथियार माना जाता है। राजनांदगांव में कोरोना के हालात चिंताजनक है। ऐसे में कोरोना से निपटने के लिए कलेक्ट्रेट में कोरोना समीक्षा बैठक रखी गई। इसमें पूर्व सीएम डॉक्टर एवं विधायक डॉक्टर रमन सिंह, समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में नए कोविड-19 सेंटर और गंभीर मरीजों के इलाज के लिए समुचित सुविधा को लेकर चर्चा की गई। स्वास्थ्य विभाग ने संसाधन बढ़ाने पर जोर दिया, जिस पर रमन ने कहा कि उनके स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव से चर्चा हुई है। 3 दिन के भीतर व्यवस्था करने की बात कही है। उन्होंने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। वहीं प्रशासन को वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाने पर जोर देने को कहा। इस दौरान समाज सेवी, जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने भी सुझाव रखा। वेंटिलेटर की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई श्रीदेव जी से, तो उन्होंने कहा कि एक वार्ड हम स्टार्ट करते हैं, उसके लिए आदेश भी जारी किए हैं। अन्य संगठनों ने करीब 400 से ज़्यादा अलग अलग सेंटर स्टार्ट करने के लिए आज निर्णय लिया है। सुरेश बघेल जी, माननीय टी.एस. श्रीदेव जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्री अकबर भी, सभी लोग यहाँ, माननीय महापौर जी और सभी लोग, यहाँ की पूरी जनता भी चिंतन में है और सब अपनी अपनी सहभागिता देने को तैयार हैं। जी, लगातार किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जा रही है। 30 अप्रैल तक हम लोग, हमारा यही काम रहेगा। एक दिन भी अवकाश नहीं रहेगा। पूरा स्टाफ हमारा लगातार वैक्सीनेशन का काम करता रहेगा, साथ में सैंपलिंग का काम, मरीजों को रिफर करने का काम, सर्वे का काम और उपचार देने का काम, सभी काम में स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। कल कॉलेज हॉस्पिटल से कुछ मांग आई थी, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह, तो उसको और अगले 2-3 दिनों में उनको नर्सेस और 120 बिस्तर अतिरिक्त वहाँ चालू हो जाएंगे। और बड़ी खबर रायपुर से, कल समाज प्रमुखों से चर्चा करेंगे सीएम भूपेश बघेल। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा करेंगे। सभी संभाग मुख्यालयों के समाज प्रमुखों से चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉल के जरिए चर्चा होगी संक्रमण से बचने के उपायों पर। तो कल समाज के प्रमुखों से चर्चा करेंगे सीएम भूपेश बघेल कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर।
छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में जांच की संख्या और वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ाई जाएगी। हर जिले को वैक्सीनेशन का टारगेट दुगना करने के लिए कहा जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि वैक्सीनेशन में राजस्व विभाग के अमले, आंगनबाड़ी, नगर निगम, नगर पंचायत, सामाजिक संस्थाओं को भी शामिल किया जाए ताकि बुजुर्गों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को केंद्र तक पहुंचाया जा सके। रायपुर में 5 अप्रैल को 175% वैक्सीनेशन किया गया। किट की कमी के कारण वैक्सीनेशन प्रभावित न हो, इसके लिए केंद्र सरकार से लगातार वैक्सीन भेजने के लिए कहा गया। कोरोना मरीजों की जल्द पहचान हो सके, इसके लिए जांच बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अब तक प्रतिदिन औसतन 35 से 40 हजार लोगों की कोरोना जांच हो रही है। 3 नए मेडिकल कॉलेजों में RT-PCR जांच शुरू करवाई जा रही है, लेकिन जांच किट नहीं होने से मरीजों को डेली रिपोर्ट नहीं मिल पा रही। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वैक्सीनेशन की रफ्तार भी तेज हो रही है, लेकिन कुछ जिलों में वैक्सीन की कमी से लोगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही। बात बलरामपुर की करें तो यहां वैक्सीन का संकट खड़ा हो गया। वैक्सीन की कमी के चलते सिर्फ शहरी इलाके में ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है। CMHO के मुताबिक वैक्सीन नहीं होने से कई सेंटर बंद हो गए हैं, जिससे लोगों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। बिलासपुर जिले के भी ज्यादातर सेंटर में वैक्सीन खत्म होने की शिकायतें मिल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक वैक्सीन की आपूर्ति कम हो रही है। वहीं वैक्सीन की कमी पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कोविड का संक्रमण एक चिंता का विषय है, जो केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत में और मैं कहूँगा पूरे विश्व में इसका संक्रमण लोगों के लिए चिंता का विषय है। क्योंकि सप्लाई कम हुई है भारत सरकार से, जो जैसी सप्लाई हो रही है उसके अनुसार वितरित की जा रही है वैक्सीनेशन सेंटर। कि यहाँ कोई वैक्सीन की कमी नहीं है। कल से लगातार ये बात आ रही है कि वैक्सीन खत्म हो गए हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार जब इनको समय पर भेज दी तो लगवाने के लिए तैयार नहीं हुए और ये लोग राजनीति कर रहे थे। ये उसका दुष्परिणाम छत्तीसगढ़ में आज दिखाई दे रहा है। जिन्होंने कोवैक्सीन को रोक लगा दी और पत्र लिखकर दिया कि कोवैक्सीन हमें नहीं भेजी जाए, क्या वापस इन्होंने पत्र लिखा है कि कोवैक्सीन आप भेजिए? मुझे लगता है कि कोविशील्ड के साथ साथ कोवैक्सीन भी यहाँ डिमांड करेगी, तो यहाँ वैक्सीन की कोई कमी नहीं होगी। और अगर वैक्सीन की कहीं कमी लगती है तो राज्य सरकार के पास में शराब से वसूले हुए 600 करोड़ रुपए हैं, उससे वो खरीद क्यों नहीं लेती? छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना की रफ्तार को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फैसला लिया है कि अब बिना परीक्षा दिए 10वीं और 12वीं के बच्चे पास हो जाएंगे। परीक्षाएं ऑफलाइन मोड पर ही संचालित होंगी, लेकिन जो बच्चे कंटेनमेंट जोन में हैं या किसी भी कारण से परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो उनके मार्कशीट पर C लिखा जाएगा। छात्र चाहे तो बाद में विशेष परीक्षा और पूरक परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चाहते तो भी वो पास हो रहेंगे, बस उनके सर्टिफिकेट में C लिखा होगा। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर एकात्म परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने झंडारोहण किया। इसके बाद रमन सिंह समेत प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का राष्ट्र के नाम संदेश सुना। स्थापना दिवस सप्ताह के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने घरों में बीजेपी का झंडा लगाएंगे। रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को दोहराया, कहा कि कार्यकर्ता के लिए पार्टी से बड़ा कोई नहीं, लेकिन उससे भी पहले राष्ट्र है जो सबसे ऊपर है। एक एक कार्यकर्ता को जो संकल्प 80 में लिया गया था, स्थापना के समय जनसंघ से लेकर आज तक की यात्रा, 3 सांसद से 303 सांसद की यात्रा, हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा विधायक होने वाली पार्टी का गौरव, सबसे बड़े देश के अंदर सबसे ज़्यादा राज्यों में सरकार बनाने का गौरव और विकास के रूप में देश को ऐसा नेतृत्व दिया जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।